हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और यहां बात करेंगे हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की। वीकली यानी फोर्थ वीक का है अप्रैल 2024 का। इसमें तमाम जो भी पिछले सप्ताह के कंटेंट है उसको संक्षेप में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले टॉप 10 उन स्टूडेंट्स का नाम ले लें जिन्होंने टॉप किया है पिछले सप्ताह का, यानी थर्ड वीक का जो टेस्ट था उसमें सबने टॉप किया है। वीकली टेस्ट हम लोग लेते हैं सरकार जॉब न्यूज के ऐप पर, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उन सब के लिए। तो ये टॉप 10 है और इन सब का नाम एक बार मैं बता दूं आपको। फर्स्ट स्थान पर है सुधीर कुमार, सेकंड पर है अमित भोदानिया, थर्ड स्थान है ज्योति सिंह का, फोर्थ है पूजा देवी, फिफ्थ स्थान विनती कुमारी, सिक्स स्थान है कुंदन, सेवन्थ पे है चंदेर प्रकाश, एट्थ स्थान है इंदु गौतम, नाइन्थ है चंदन कुमार और 10th स्थान है ममता। मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ लगातार जो वीकली करंट अफेयर्स है उसका जो टेस्ट है उसमें 4-5 लोग तो लगातार टॉप 10 में रह रहे हैं। और मेरी अपील है आप सब से, आप सभी भी टेस्ट दीजिए और टॉप 10 में आने की कोशिश कीजिए। इन सब में से तो ऐसे भी हैं जो मैं देख रहा हूँ कि मात्र 1 मिनट 53 सेकंड में ही पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, और जो 10th पर है 2 मिनट 33 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि उन सब ने पूरा याद किया है करंट अफेयर्स को। वीकली जो टॉपिक्स हैं, वीकली जो करंट अफेयर्स है उसको पूरा पढ़ा है, डेली भी वो देखते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि ऐप में मैं ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन जो है एक सीरीज़ में आते हैं, वो रैंडमली चेंज होते रहते हैं। जैसे आप टेस्ट देंगे तो आपके लिए नंबर 1 क्वेश्चन किसी दूसरे के लिए नंबर 10 हो सकता है, किसी के लिए 40वां जो क्वेश्चन है वो किसी के लिए सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये भी है, लेकिन ये टॉप 10 आए हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इन सब का नाम लेकर। अगली बार मैं आपका भी नाम लूँ, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड कंटेंट लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि रेलवे आरपीएफ का जो कांस्टेबल और एसआई का एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसके लिए कोर्स शुरू हो चुका है। आप सबके लिए बेहतरीन फैकल्टी है और आज 11 बजे लाइव वीडियो भी होगा और उसमें हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है, सिलेबस डिटेल क्या है और कैसे कैसे पूरे कंटेंट आपको दिए जाएंगे सरकारी जॉब न्यूज के ऐप पर, बहुत ही मामूली से प्राइस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और हाँ, 11 बजे जरूर देखिएगा। अगर आप 11 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो राजनीतिक केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? यहाँ जनजातीय समूह की बात हो रही है, ट्राइब्स की बात हो रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। आंसर का इसका शोम्पेन। क्या है? शोम्पेन। और ये कमज़ोर आदिवासी समूह है और इसके 7 सदस्यों ने इस बार वोट डाला है 19 अप्रैल को लोकसभा सीट के लिए। और 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार शोम्पेन जनजाति की जो अनुमानित जनसंख्या है वो 229 है। हो सकता है थोड़ी सी संख्या बढ़ गई होगी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहीं पर ये एक जनजातीय समूह है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल DK जोशी। ठीक है, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो वहाँ मतदान में बाकी लोग मत देते हैं, इस जनजातीय समूह ने पहली बार वोट दिया है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों में वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा? आंसर का नागालैंड। बहुत अजीबोगरीब वहाँ की स्थिति हुई है। 19 अप्रैल को जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन था लोकसभा चुनाव, तो ढेर सारे देश के राज्यों में हुआ, अलग अलग सीटों पर। इस दौरान नागालैंड के 6 जिलों में वोटिंग परसेंटेज शून्य रहा। लोग वोट डालने नहीं गए। विधायकों ने, जो विधायक हैं वहाँ के चुने हुए, वो भी वोट डालने नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो एक समूह है ENPO, पूरा नाम है उसका ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने बंद का ऐलान कर दिया था और चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का आह्वान कर दिया था।
तो इस वजह से माना गया कि ये शून्य रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक अजीब स्थिति होती है। ठीक है, नागालैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राजधानी वहाँ की कोहिमा। लेकिन अब चूंकि उस समूह पर उस संगठन पर दबाव पड़ा है, तो अब उसने कहा है कि नहीं शांति के लिए उन्होंने बंद का आह्वान किया था और दोबारा चुनाव होगा, वो वोटिंग होती है तो हम समर्थन करेंगे वगैरह वगैरह बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, इन दोनों में विस्तार कर दिया। अनुच्छेद 14 जो है उसमें समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। तो इसी दोनों का विस्तार करते हुए अब जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को भी मान्यता दे दी गई है। ये भी सवाल हो सकता है कि ये जो फैसला है वो किस मामले में सुनाया गया। तो ये जो पक्षी देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये लुप्त प्राय है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक प्रजाति है पक्षी की। उसके अस्तित्व को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इनकी संख्या कम हो रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उसी मामले में सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया है इसको। ओके, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को। आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो मेंबरशिप प्लान है। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप जो एसएससी, स्टेट एसएससी, पुलिस, रेलवे, क्लर्क, इन सब के लेवल का है, और दूसरा है आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान। और इन सब के ज़रिए आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं। उसके ज़रिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वो भी कई तरीके का, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीडियो का लिंक भी होता है, और वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलेगा। पिछले 2 सालों को भी मिलेंगे और अगले 1 साल तक का आपको कंटेंट मिलेगा। टेस्ट मिलेगा, इस तरह करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। इस तरीके से देखिए ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, ऐप में जाइए, उसको ऐप को डाउनलोड कीजिए, या आप गूगल प्ले पर सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करें या फिर सन्मय प्रकाश सर्च करें और वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा। वहाँ पर कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं, जैसे रेलवे का जो आरपीएफ है, एसआई और कांस्टेबल का। अब अगला जो टॉपिक है वो नियुक्ति से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनी है? वुमेन वाइस चांसलर फर्स्ट। आंसर का प्रोफेसर नईमा खातून। क्या नाम है? प्रोफेसर नईमा खातून। तो 100 साल का इतिहास है एएमयू का, उससे भी ज़्यादा। तो उसमें पहली बार महिला वाइस चांसलर चुनी गई है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बात है। और किसने नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं, मतलब टॉप पद होता है। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई कंपनी ने सरकारी संबंधों को संभालने के लिए भारत में अपनी पहली अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर का प्रज्ञा मिश्रा। क्या नाम है? प्रज्ञा मिश्रा। तो ब्लूमबर्ग जो एक बिजनेस वेबसाइट है, बिजनेस न्यूज़ की, और न्यूज़पेपर भी है, उसने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है। ओपन एआई क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, उसके सीईओ हैं सैम अल्टमैन, और ये इसका एक एआई वेबसाइट है या कहे टूल है, और उसका नाम है चैट जीपीटी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने आतंक रोधी बल यानी एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर का नलिन प्रभात। क्या नाम है? नलिन प्रभात। वो आईपीएस अधिकारी हैं आंध्र प्रदेश बैच के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन होगा, सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में, यानी 2024 में अभी जारी हुई है रिपोर्ट, तो डेटा जो है 2023 का है। तो 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर है? आंसर का चौथा स्थान भारत का रहा है। ठीक है, और कितना खर्चा किया है वो देख लें आप। भारत का जो मिलिट्री खर्च है वो $83.6 बिलियन यानी 6.9 लाख करोड़ रुपए का रहा है 2023 में। ठीक है, सिप्री जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर में जो हथियारों
का जो डेटा है वो ये जारी करती है और ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी की रिपोर्ट के आधार पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर का अमेरिका। पहले स्थान पर अमेरिका रहा है और उसने $916 बिलियन खर्चा किया है डिफेंस पर। तकरीबन 76 लाख करोड़ रुपए होते हैं ये, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है आपको। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम में है। और अब देख लेते हैं कि टॉप 5 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो अमेरिका नंबर 1 है खर्च करने में, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे पर रूस है, चौथे पर भारत है और 5वें स्थान पर है सऊदी अरेबिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है? आंसर का फिलीपींस। मुझे लगता है सबको ये याद रहना चाहिए। पहली बार हुआ है जब भारत से ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर दिया गया है। 19 अप्रैल को पहली खेप भेजी गई है और ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला ऐसा देश है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो दुर्तेर्ते। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत के 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर का 1984 में। कब? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, यानी 4 दशक हो चुके हैं, 40 वर्ष हो चुके हैं। और इसमें क्या हुआ था? इस दौरान वहाँ पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया था सियाचिन के बड़े हिस्से से और वहाँ पर भारतीय फौज जो थी अभी भी वहीं मौजूद है। मतलब अभी भी वो युद्ध क्षेत्र है। 40 वर्ष से युद्ध क्षेत्र ही माना जा रहा है। अब इवेंट से रिलेटेड देखते हैं, कंटेंट, आयोजन, दुर्घटना वगैरह वगैरह जो भी है वो सब, सेलिब्रेशन, ये सब कुछ। तो क्वेश्चन होगा त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा केरल, ठीक है। 20 अप्रैल को ये मनाया गया इस बार। त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। और इस दौरान क्या होता है, एक पर्वत है, उसका नाम है थेक्की किडुग मैदान पर्वत। तो वहीं पर एक शिव मंदिर है, उसका नाम है वडकुलनाथन मंदिर। तो वहीं पर ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, केरल में। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और मुख्यमंत्री हैं पी विजन। गवर्नर वहाँ के कौन है? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर होगा आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी। कब तक? तो 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित किया गया है यूएई में। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और मुद्रा है वहाँ की यूएई दिरहम। अगला क्वेश्चन। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा दीपिका सोरेंग। क्या नाम है? दीपिका सोरेंग, ठीक है। उभरती हुई खिलाड़ी हैं और महिला हॉकी टीम में फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं ये। तो इनको ये अवार्ड दिया गया पिछले साल 2023 में, जो बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था हॉकी में, उसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी और टेनिस स्टार गार्बाइन मुगुरुजा, तो उन्होंने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया। तो अब तक उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? आंसर का 2 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हुए हैं और अब ऐलान कर दिया संन्यास का। अब इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? आंसर का 144.17 करोड़। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य तथा अधिकारों में असमानता को समाप्त करना। तो ये रिपोर्ट है और इसी में बताया गया है, अनुमान लगाया गया है कि 140.17 करोड़ आबादी हो गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। इसके बाद चीन है, उसकी आबादी 142.5 करोड़ है। और इसमें ये बताया गया कि 77 ईयर में आबादी डबल हो जाएगी भारत की। 0 to 14 के जो एज के जो लोग हैं वो हैं 24%, 10 से 19 साल के वो हैं 17%
और 10 से 24 साल के वो हैं 26%, और 15 से 64 साल के हैं वो हैं 68%। मतलब कि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी जो है ना वो काम करने योग्य है अभी, और ये एक बेहतर बात होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवित रहने की संभावना कितनी है? आंसर होगा 71 और 74। ठीक है, तो ये पुरुषों की 71 और 74 है महिलाओं की। ठीक है, तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो यहाँ पर देख रहे होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि 2024 में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, अगर कोई मेल जन्म ले रहा है यानी पुरुष है तो वो 71 ईयर जिएगा, और अगर कोई महिला है तो वो 74 ईयर जिएगी। ऐसा अनुमान है, ऐसे मतलब अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु यानी मैटरनल डेथ का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया? यहाँ पर सवाल क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी डेथ हो रही है, मातृ मृत्यु दर है, उसका भारत में कितना प्रतिशत है? तो वो कितना है? 8% है। ठीक है, ये 8%, ओके, 8% है। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें कहा गया कि फिर भी गिरावट आई है, मतलब जो मैटरनल डेथ है उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI दिल्ली की रैंक क्या है? आंसर होगा 10वां स्थान है भारत का। सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं उसमें, तो 2023 के लिए ये रैंकिंग जारी की गई है अभी अप्रैल में। और अगर बात करेंगे टॉप 5 जो व्यस्त एयरपोर्ट हैं कौन कौन है, तो अमेरिका का अटलांटा है, दूसरे नंबर पर दुबई एयरपोर्ट है, तीसरे स्थान पर है अमेरिका का ही डलास एयरपोर्ट, चौथे पर है लंदन का एयरपोर्ट, पाँचवें स्थान पर है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किसके नाम रहा है? आंसर होगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है? दोहा कतर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना बड़ा एक स्लीपिंग जॉइंट ब्लैक होल खोजा है, तो उसका नाम बताएं, क्या नाम है? आंसर होगा गैया BH3। क्या नाम है? गैया BH3। स्लीपिंग जॉइंट का मतलब सोता हुआ विशाल ब्लैक होल। सोता हुआ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ब्लैक होल है, खींच रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये पहली बार है जो इतना बड़ा ब्लैक होल जो है ना वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये गैया BH3 नाम से है, ये है ब्लैक होल। अब तक जो अपने जो गैलेक्सी है यानी मिल्की वे है, वहाँ पर अभी ये तीसरा ब्लैक होल ढूंढा गया है। ठीक है, देखिए ब्लैक होल बनता कैसे है, जब किसी तारे की मौत होती है ना, उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है वो, और इसकी वजह से तारे का कोर बिल्कुल ढह जाता है और फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। इतना ज़्यादा उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है कि सब कुछ वो खींच लेता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसे किसने ढूंढा है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने ढूंढा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिगंतरा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन अप्रैल में किसने किया? आंसर का S सोमनाथ। इसरो के जो चेयरपर्सन है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके जो ग्लोबल ऑफिस है उसका, यहीं से पूरी दुनिया के काम इस कंपनी के द्वारा होंगे। ठीक है, एक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस से संबंधित चीज़ों पर काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? आंसर होगा अमेरिका। किसने? अमेरिका। पहली बात कि वीटो क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है
और ये वीटो जो है वो सुरक्षा परिषद में ही लगता है। संयुक्त राष्ट्र एक बड़ा संगठन है, उसके कई सारे अंग हैं, उसमें से एक अंग है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। उसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, और कौन है? और है फ्रांस। ठीक है, तो ये जो 5 देश हैं उनके पास विशेष शक्तियां हैं, और ये शक्ति ये है, उसका नाम है वीटो। वीटो पावर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 5 जो जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, उस दौरान 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर बहुमत हो गया किसी मुद्दे पर, उसमें से 15 में से, अगर टोटल 15 में से 14 देशों ने किसी मुद्दे पर कह दिया कि हम इसके पक्ष में हैं, और अगर एक ने, जो एक जिसके पास वीटो पावर है, अगर उसने मना कर दिया कि वीटो, तो पूरा का पूरा मामला खारिज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो फ़िलिस्तीन जो है ना, भले ही हम एक देश के रूप में सोचते हो, भारत भी एक देश के रूप में मान्यता देता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में उसे एक देश की मान्यता नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण सदस्यता देने का मामला था कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्यता दिया जाए, और ये मामला उठा था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा था, क्योंकि जो प्रमुख फैसला लेने वाली जो संगठन है या अंग है यूनाइटेड नेशंस का, वह है सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला चाहे किसी भी जगह हो जाए, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में फाइनल नहीं होता है, वहाँ से पारित नहीं होता है, तो नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो ये हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन होगा, किस अरब देश के रेडियो पर पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण अप्रैल 2024 में शुरू हुआ है? आंसर होगा कुवैत। ठीक है, तो ये वहाँ के रेडियो में ये प्रसारण शुरू हुआ है हिंदी में, और ऑल इंडिया रेडियो जो है ना, उसी के सहयोग से ये शुरू हुआ है वहाँ पर। कुवैत की बात कर लें, कुवैत के आमिर होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो उनका नाम है मिशाल अल अहमद अल सबा, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। राजधानी है कुवैत सिटी, और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन और बेलारूस की कंपनियों पर बैन लगा दिया है? आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने ये काम किया है। दरअसल वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जो पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, उस सप्लाई ये चीन की और बेलारूस की कंपनियां कर रही थी, तो उन कंपनियों पर बैन लगाया गया है, और उनके जितनी भी संपत्ति है अमेरिका में, वो सब जब्त कर ली गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा कर्नल एडिसन नेप्यो। ठीक है, रक्षा सलाहकार के रूप में काम करेंगे। रक्षा सलाहकार का काम क्या होता है? तो अपने देश, यानी वो तो पापुआ न्यू गिनी के हैं, PNG शॉर्ट में कहा जाता है इस देश को, तो उस देश के हैं, तो उस देश को डिफेंस से रिलेटेड सलाह देंगे कि क्या किया जाए आगे डिफेंस में। ठीक है, तो 17 अप्रैल को उनको नियुक्त किया गया है यहाँ पर। पापुआ न्यू गिनी जो है ना, वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, और ये जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यानी इसका पड़ोसी जो देश है वो है इंडोनेशिया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मारेप। राजधानी है यहाँ की पोर्ट मोरेस्बी। अगला क्वेश्चन, कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मैंने अभी भी बताया, आंसर होगा शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है? आंसर होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी CSIR ने इसे स्थापित किया है। ये क्या काम करेगा? जलवायु घड़ी होती क्या है? ये अंग्रेजी में तो क्लाइमेट क्लॉक कहते हैं, और ये क्लाइमेट के बारे में जो स्थिति ख़राब हो रही है उसके बारे में ये दर्शाता है कि कैसे कितनी तेज़ी से जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो
सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ता जा रहा, मतलब उस ओर पहुंच रहा है बढ़ने को। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे किस प्रजाति के सांप के अवशेष की खोज की है? आंसर होगा वासुकी इंडिकस। क्या नाम है? वासुकी इंडिकस, जिसकी खोज IIT रुड़की के रिसर्चर्स और भी कई संगठनों के रिसर्चर्स ने तो मिल के किया है, लेकिन मेन काम IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने किया है। तो इस सांप के जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके 27 टुकड़े अप्रैल में मिले थे और शुरू में लग रहा था कि ये शायद बहुत बड़ा विशाल मगरमच्छ होगा, लेकिन बाद में ये पता चला उसके जो हड्डियां हैं उसको देखकर उसके बारे में एनालिसिस करके कि तो सांप है, ये इतना लंबा ये सांप ये है। ओके, और ये कब का है? 47 मिलियन वर्ष यानी 4 करोड़ 70 लाख साल पहले ये कच्छ के इलाके में रहते थे। उस वक्त जो है ना भारत वो दक्षिण अफ्रीका के पास था। ओके, अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2010 को इस दिवस को घोषित किया था। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और ये जो संशोधन था उसके ज़रिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ज़मीन पर स्वशासन यानी खुद शासन करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, इस वजह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। ये भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है दिवस। अगला क्वेश्चन, चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? चीनी भाषा का ओरिजिनल नाम क्या है? मंदारिनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20 अप्रैल को। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र की टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और उसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है, ये सब है। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 अप्रैल को और इस बार की थीम क्या है? थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल। दरअसल इसी दिन यानी 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त और गठित प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो स्पेशल वीडियो है RPF का जो SI और कांस्टेबल के लिए वो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और 11 बजे वो वीडियो आने वाला है लाइव। ठीक है, बाद में देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना आप। ओके, और आप सभी सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए सरकारी जॉब न्यूज़ या फिर सन्मय प्रकाश और वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा सरकारी जॉब न्यूज़ का। तमाम एग्जामिनेशन के लिए शानदार तैयारी वहाँ होती है। ओके, बाय।